जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पंकज आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 3.0 के लिए चल रही है। अभी हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की, और उस राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हमने पहले तो सिलेबस को समझा और फिर 1857 के विद्रोह को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। तो कल हम आपने देखा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वह किस कारण से हुआ, उसके पीछे आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिस फैक्टर ने इस विद्रोह को भड़काने का काम किया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम बात करते हैं जो सबसे विवादास्पद पहलू है इस पूरे विद्रोह का, वह है इसका स्वरूप या फिर इसकी प्रकृति। इसका स्वरूप या फिर इसकी प्रकृति कैसी थी। जब भी विद्रोह होगा तो विद्रोह में खून खराबा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, गोली चलती है, तलवार चलते हैं, वो सारी बातें होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका अपना एक कुछ मूल स्वरूप होता है, उसका अपना कुछ प्रकृति होता है। और यह जो विवाद है इस आंदोलन पर, इस विद्रोह पर, इसका मुख्य कारण है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन जो मैंने आप लोग को समझाया हुआ है पहले ही कि इतिहास लेखन के विभिन्न सारे पहलू होते हैं, उसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी इतिहासकारों का चूँकि अपना अपना दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ को देखने का, उनका अपना अपना नज़रिया है। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर कि इसके स्वरूप को लेकर के विवाद की स्थिति बन जाती है। पहला, कुछ इतिहासकार इसको सैनिक विद्रोह मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह जो विद्रोह है यह सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह था, इसके अलावे और कुछ नहीं। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यह विद्रोह चूँकि सैनिकों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। आपने देखा कि बैरकपुर से विद्रोह प्रारंभ होता है, फिर मेरठ पहुंचता है और उसके बाद फिर दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर झांसी, इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में फैलते हुए और सिर्फ सैनिकों के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। ये बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। तो इसीलिए उसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि यह जो विद्रोह है यह विद्रोह सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह था, इसके अलावे और कुछ भी नहीं। फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। इतिहासकारों का कहना है कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था और भारत की आज़ादी के लिए यह लड़ाई लड़ा गया। हालांकि यह बात थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाती है, चूँकि यह राष्ट्रवादी जो इतिहासकार है उनका दृष्टिकोण है कि यह पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन इसको हम पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं कह सकते हैं। जब आप इसके स्वरूप को पढ़ेंगे, जब आप इस पूरे विद्रोह को समझेंगे तो आपको दिखेगा कि यह पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं ही कहा जा सकता है। ठीक है। फिर जो अगला आता है विवाद का मुद्दा, वह है क्षेत्रीय असंतोष। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि यह जो विद्रोह था इसका जो स्वरूप है यह असल में क्षेत्रीयवादी स्वरूप था। असल में जो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग सामंत या अलग अलग शासक शासन कर रहे थे, तो उस अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे को लेकर के अलग अलग विद्रोह हुए। उसी को हम सम्मिलित रूप से 1857 का विद्रोह कह देते हैं। तो यह जो विद्रोह है यह मुख्य रूप से क्षेत्रीय असंतोष और उसकी प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ यह बात देखने वाली है कि क्या इस विद्रोह में सिर्फ सैनिकों ने ही योगदान दिया? इस विद्रोह में क्या सिर्फ सैनिकों ने ही हिस्सा लिया? क्या सामान्य जनमानस ने, आम जनता ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो आप पाएंगे कि आम जनता ने भी, सामान्य जन ने भी इस विद्रोह में भाग लिया। उन्होंने भी इस विद्रोह में अपना पूरा सहयोग दिया। कमल और रोटी इस विद्रोह का निशान चिन्ह था। आम जनता ने भरपूर सहयोग दिया। तो हम इसको पूरी तरह से सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आम जन की भी भागीदारी थी। दूसरी बात है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। अब जब आप इस विद्रोह को देखते हैं, इस विद्रोह को समझ रहे हैं, तो कहीं से भी ऐसा लगता है कि यह भारत का स्वतंत्रता संघर्ष था। चूँकि भारत जो है वह अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। लक्ष्मीबाई अपने झांसी के लिए लड़ रही थी, बेगम हजरत महल बिजली कादर को गद्दी पर बिठाने के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपना पेंशन वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। तो कहीं से भी कोई भी भारत के स्वतंत्रता के लिए तो नहीं लड़ रहा था। हाँ ठीक है, अंग्रेजों से लड़ा जा रहा था ताकि उनका क्षेत्र स्वतंत्र हो जाए, उनको अपने क्षेत्र पर पुनः अधिकार प्राप्त हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं से भी इसको हम पूरी तरह से भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं कह सकते हैं। फिर तीसरा जो बिंदु है क्षेत्रीय असंतोष,
तो ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे पर असंतोष था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों का विवाद था, लेकिन क्या वह विवाद सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर रह गया या फिर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला? तो जाहिर सी बात है कि यह भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में भी फैल गया, तो इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से क्षेत्रीय असंतोष और उसके खिलाफ उत्पन्न प्रतिक्रिया भी नहीं थी। वास्तव में 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप था वह पूरी तरह से मिला जुला स्वरूप था, जहाँ पर कि ठीक है कि अभी भ्रूण अवस्था में ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद या फिर आज़ादी की भावना भी थी, कहीं न कहीं इसमें सैनिक विद्रोह की भी भावना थी, आम लोगों की भागीदारी भी थी और फिर क्षेत्रीय असंतोष भी था। तो कुल मिलाकर के यही 1857 के विद्रोह का स्वरूप है। अब यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा इस आंदोलन को क्या कहा गया है। अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो कुछ 8-10 नाम हैं, उसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने ही इस आंदोलन को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। बी.डी. सावरकर ने इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा था, ठीक है। फिर एस.बी. चौधरी नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको भारत का प्रथम युद्ध कहा था। इनका भी कहना था कि यह भी जो है यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ही है। फिर आउटरम और टेलर जो है उन्होंने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम का संघर्ष है। आउटरम और टेलर ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वह संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, यह वही है और इससे ज़्यादा यह कुछ नहीं है। फिर रीज ने कहा था कि यह धर्मांध लोगों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है। रीज का कहना था कि भारत के लोग जो हैं वह धर्मांध हैं और सारे धर्मांध मिल करके ईसाई जो कि धर्मांध नहीं हैं, उनसे ज़्यादा सभ्य हैं, तो उनके खिलाफ यह युद्ध लड़ रहे थे। फिर टी.आर. होम्स का कहना है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। टी.आर. होम्स कहते हैं कि यह जो विद्रोह था यह असल में भारत जो अभी तक बर्बर था और ईसाई जो सभ्य हो गए थे उसके बीच युद्ध था, लेकिन यह कहीं से भी सत्य प्रतीत नहीं होता है, यह बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो गई। चूँकि आपने देखा कि जब वो लोग अभी विकास कर रहे थे तब हमारे पास एक उन्नत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, तो यह कहना भी अतिशयोक्ति है। फिर अशोक मेहता ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अशोक मेहता के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था। एस.एन. सेन बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। एस.एन. सेन ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम है। एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया कि यह स्वतंत्रता संग्राम है। और फिर आर.सी. मजूमदार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा कि आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि यह तथाकथित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला था, न स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही राष्ट्रीय था। आर.सी. मजूमदार ने कहा कि यह जो तथाकथित 1857 के विद्रोह को जो हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो यह वास्तव में ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही पहला था और ना ही राष्ट्रीय था। ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। कार्ल मार्क्स ने भी इस पर अपने विचार लिखी थी, उसके द्वारा इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और पी.सी. जोशी ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह का स्रोत है। पी.सी. जोशी ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह तो है ही, उसके साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय विद्रोह बाद में हुए उन सब का स्रोत क्या रहा, तो उन सब का स्रोत 1857 रहा। इनके कहने का सेंस था, इनके कहने का तात्पर्य था कि इस 1857 के विद्रोह ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर संगठित होने की भावना को जन्म दिया। लोगों को यह सिखाया कि जो भी विद्रोह होता है वह जब तक संगठनात्मक स्तर पर ना हो, जब तक वह पूरी तरह से ऑर्गेनाइज वे में ना हो, तब तक वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो जोशी साहब ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह का स्रोत था। ठीक है। तो हमने देखा कि विभिन्न विद्वानों का मत क्या था इसके बारे में, 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, और जो कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जहाँ से आपका सवाल किया जाता है, तो उन्होंने इसको क्या क्या कहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1857 का विद्रोह देखते हैं कि वह किस किस क्षेत्र में फैला और कैसे कैसे फैला।
तो आपको पता होगा कि जब 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता, और विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ, तो मेरठ में। और मेरठ में जैसे ही विद्रोह प्रारंभ होता है तो उसके बाद विद्रोही वहाँ से कूच कर जाते हैं दिल्ली की ओर। विद्रोही दिल्ली की ओर कूच करते हैं और फिर दिल्ली में 12 को अधिकार कर लेते हैं। 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह जफ़र, जो कि अभी सिर्फ नाम का भारतीय शासक रह गया था, नाम का मुग़ल बादशाह रह गया था, उस बहादुर शाह जफ़र को अपने इस विद्रोह का नेता घोषित किया, भारत का सम्राट उसको वापस से घोषित कर दिया। ठीक है। हालांकि जो विद्रोह का नेतृत्व है वह बख्त खान के हाथ में रहा। विद्रोह का नेतृत्व बख्त खान ने अपने हाथ में रखा और बहादुर शाह जफ़र को बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है। फिर अब जब दिल्ली पर इन्होंने 12 मई को अधिकार कर लिया तो जाहिर सी बात है कि फिर से अंग्रेज आएंगे और दिल्ली पर फिर से अधिकार करने का प्रयास करेंगे। तो दिल्ली में एक संघर्ष होगा, एक खून खराबा होगा। तो उस दिल्ली के फिर से अधिकार करने के संघर्ष में निकलसन नाम का जो सैन्य अधिकारी था वह मारा गया। दिल्ली पर वापस अंग्रेजों के द्वारा अधिकार करने के क्रम में निकलसन मारा जाता है। और फिर 20 सितंबर 1857 ईस्वी, डेट जरूर याद रखिएगा, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। 20 सितंबर 1857 ईस्वी, 1857, इसी दिन बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे के पास, हुमायूं के मकबरे में हडसन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हडसन के सामने अपने आप को दे दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए और हार मान लिया। उसके बाद ही बहादुर शाह जफ़र को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और उसको वापस रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ रंगून में कि 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और अपने मृत्यु के क्रम में ही जब वह मृत्युशैया पर था तब बहादुर शाह जफ़र ने कहा था, चूँकि बहादुर शाह जफ़र जो है उसका वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय था और जफ़र उपनाम से वह शेरो शायरियाँ किया करता था, तो उसने वही कहा था कि कितना बदनसीब है जफ़र के दफन के वास्ते 2 गज जमी भी ना मिला कुए यार में। तो रंगून में ही 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हडसन ने ही क्या किया, हडसन ने ही इस बहादुर शाह जफ़र के 2 पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान तथा उसका एक पोता था अबू बकर, इन तीनों की गोली मार के हत्या कर दी हडसन ने। किसको किसको, तो बादशाह का 2 पुत्र था, एक तो मिर्ज़ा मुग़ल और दूसरा क्या था, तो मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, और उसका जो पौत्र था यानी कि पोता था अबू बकर, इस तीनों की हत्या हडसन ने गोली मार के वहीं पर कर दी। तो इस तरह से दिल्ली पर वापस अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। फिर दिल्ली के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पर, तो लखनऊ। हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, तो लखनऊ पहुँचते हैं। अब पता होगा लखनऊ पता होगा कि लखनऊ कहाँ आता था उस वक्त के अवध में, और अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में हड़प लिया गया था। और बेगम हजरत महल का जो बेटा था, जो अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था बिजरिस कादिर, तो उस बिजरिस कादिर को गद्दी पर बैठा करके उसके बिहाफ पर वो शासन कर रही थी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में हजरत महल के जगह पे महक परी आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, हजरत महल को ही महक परी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 30 मई को हजरत महल जो है वह विद्रोह का शुरुआत कर देती है। तो इस प्रकार लखनऊ में भी 30 मई को विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब जब विद्रोह प्रारंभ होता है तो जो चीफ ब्रिटिश कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस, वह इस विद्रोह में मारा चला गया। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है ब्रिगेडियर इंग्लिश। इस ब्रिगेडियर इंग्लिश ने फिर युद्ध की कमान संभाल ली और 30 जून को एक चिन्हट जगह है लखनऊ के पास, तो 30 जून को चिन्हट के युद्ध में हजरत महल जो है वह पराजित हो गई और नेपाल चली गई। उसके बाद फिर वह वापस कभी नहीं आई। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्रांतिकारी थे 1857 के विद्रोह में, जितने भी क्रांतिकारी सम्मिलित थे, तकरीबन सब लोग या तो गोली से मारे गए या फिर सबको फांसी दे दिया गया, लगभग को
सिर्फ नाना साहब और बेगम हजरत महल थी जो मारी नहीं गई, बल्कि पराजित होने के बाद दोनों लोग नेपाल चले गए। तो हजरत महल भी नेपाल चली गई, नेपाल के जंगलों में चली गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं कानपुर में। कानपुर में जो है वह 5 जून को विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है, और विद्रोह का जो प्रारंभ है वह किसके द्वारा होता है, तो नाना साहब के द्वारा। नाना साहब का जो असली नाम था वह नाम था धोंधू पंत। नाना साहब का असली नाम था धोंधू पंत। अब नाना साहब विद्रोह में क्यों शामिल हुए, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि पेशवा का पेंशन बंद कर दिया, और चूंकि पेशवा का पेंशन इसलिए बंद कर दिया गया कि बाजीराव द्वितीय का कोई अपना पुत्र नहीं था, तो उन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया था। और चूंकि दत्तक अधिकार समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और हड़प नीति भी ले आई गई थी, तो उसके आधार पर नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था। तो नाना साहब अपना पेंशन चालू करवाने के लिए और फिर से पेशवा बनने के लिए कानपुर से इस विद्रोह का प्रारंभ करते हैं। इस विद्रोह में उनकी सहायता करते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम होता है वह नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जो असली नाम है वह नाम है रामचंद्र पांडुरंग, और तात्या टोपे यहाँ पर नाना साहब की सहायता करते हैं। एक घटना घटती है कानपुर में ही जिसका नाम है चौरा घाट और बीबीगढ़। 2 जगह है। चौरा घाट को हम लोग चौरी घाट भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको आप सती चौरा की घटना भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है चौरा घाट में कि बहुत सारे अंग्रेज होते हैं और वहाँ पर विद्रोहियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो अंग्रेज वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, चूँकि वो नागरिक होते हैं, सैनिक उसमें बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन सब लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो विद्रोहियों ने सबको वादा किया कि ठीक है, हम आपको सुरक्षित निकल जाने का एक पैसे ही दे देते हैं, आप लोग निकल जाओ। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो उनको घेर करके मार दिया जाता है। उसके बाद बीबीगढ़ में क्या होता है कि यहाँ पर महिलाएं और बच्चे, यानी कि जो अंग्रेज महिलाएं थी, अंग्रेज बच्चे थे, उनका भी इसी तरह से कत्ल कर दिया जाता है, उनको भी इसी तरह से मार दिया जाता है। और अंग्रेजों ने इस दोनों घटना का बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया। पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसको प्रचारित किया गया कि भारतीय लोग कितने बर्बर हैं, इन्होंने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और इस घटना ने नाना साहब के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया कि नाना साहब अपने जुबान के पक्के नहीं हैं। उन्होंने वचन दिया था कि आप लोग सुरक्षित निकल जाओ, हम आपको एक पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। फिर वहाँ से घटना आगे बढ़ती है और फिर 6 सितंबर 1857 का दिन आता है। 6 सितंबर 1857 का दिन आता है जब एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी है कैंपबेल, तो उस कैंपबेल ने क्या किया कि फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया। और जब कानपुर पर अधिकार कर लिया तो यहीं से नाना साहब जो है वह नेपाल के जंगल में चले जाते हैं और फिर उनका कुछ अता पता नहीं चलता है, फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए बात करते हैं हम लोग झांसी की। तो झांसी में जो विद्रोह प्रारंभ होता है वह 4 जून 1857 ईस्वी को प्रारंभ होता है, और यह प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई कौन होती है, तो गंगाधर राव की विधवा, यानी कि गंगाधर राव की पत्नी। और उसकी मृत्यु के बाद चूँकि गंगाधर राव का अपना कोई पुत्र था नहीं, तो झांसी को आपको याद होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और उसी के लिए यह विद्रोह प्रारंभ हो गया लक्ष्मीबाई के द्वारा 4 जून 1857 को। ठीक है। फिर 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को एक ब्रिटिश अधिकारी है ह्यूरोज, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था ह्यूरोज। तो इस ह्यूरोज ने क्या किया कि फिर से झांसी पर अधिकार कर लिया। तो जब झांसी पर अधिकार कर लिया तो यहाँ से लक्ष्मीबाई जो है वह ग्वालियर चली जाती है। लक्ष्मीबाई कालपी के रास्ते ग्वालियर चली जाती है, और यहीं पर ग्वालियर में फिर से वह अपने सैन्य संगठन को खड़ा करने का प्रयास करती है। हालांकि इस वक्त ग्वालियर में सिंधिया का शासन होता है, और सिंधिया ने रानी को सहयोग करने से पूरी तरह से मना कर दिया। लेकिन सिंधिया के मना करने के बावजूद भी सिंधिया के कुछ सैनिक और ग्वालियर की आम जनता ने रानी लक्ष्मीबाई का भरपूर सहायता किया, उनको भरपूर योगदान दिया, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वह युद्ध को आगे बढ़ाती रही। लेकिन फिर वक्त आता है 17 जून का।
17 जून 1858 का समय आता है जब ग्वालियर के किले की रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है वह वीरगति को प्राप्त होती है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ही ह्यूरोज ने कहा था कि पूरे क्रांतिकारियों में अगर कोई अकेला मर्द था तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, फिर जब लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है और तात्या टोपे यहाँ पर उनका साथ दे रहे होते हैं, तो यहीं पर क्या होता है कि तात्या टोपे का एक मित्र होता है जिसका नाम है मान सिंह, और वह जो मान सिंह था वह असल में सिंधिया का सामंत भी था। तो उस मान सिंह ने क्या किया, धोखे से तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और फिर 1859 ईस्वी में ग्वालियर में ही तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, यानी कि तात्या टोपे की भी मृत्यु हो गई। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा ग्वालियर में और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जितने भी क्रांतिकारी हैं ऑलमोस्ट सबकी मृत्यु हो रही है, सब वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं या फिर उनको फांसी दे दी जा रही है। अब जो अपना आखिरी महत्वपूर्ण जगह है, जो आखिरी महत्वपूर्ण केंद्र है, वह है बिहार। बिहार आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चूंकि आप बिहार की परीक्षा दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में 3 केंद्र था, पटना था, शाहाबाद था और गया था। बिहार में 3 केंद्र था, पटना, शाहाबाद और गया। पटना में जो विद्रोह का प्रारंभ होता है वह पीर अली के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें कि बिहार में विद्रोह प्रारंभ कहाँ से, 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ से होता है, तो तात्कालिक बिहार में चूँकि झारखंड भी आता था और रोहिणी गांव है झारखंड में ही देवघर के पास, तो उस रोहिणी गांव से इस विद्रोह का प्रारंभ होता है। फिर जब विद्रोह का प्रारंभ होता है तो पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उस पीर अली ने पटना में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, पटना में विद्रोह को आगे ले जाने का प्रयास किया। हालांकि बाद में उन सबको फांसी दे दी जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कड़ी में दानापुर में विद्रोह होता है और दानापुर में भी विद्रोह को दबा दिया जाता है। इसके बाद शाहाबाद जिले में ही बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने इस आंदोलन को, इस विद्रोह की कमान अपने हाथ में ली और फिर इन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित करते हुए ये लखनऊ, कानपुर तक पहुंचते हैं और फिर वापस आते हुए 22 अप्रैल 1858 को इनका अंग्रेज़ों से मुठभेड़ होता है गंगा नदी के किनारे, और फिर उस मुठभेड़ में ही ये गोली लगने से घायल हो जाते हैं और उसके 4 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इनका जो छोटा भाई था अमर सिंह, उस अमर सिंह ने इस विद्रोह को आगे ले जाने का काम किया और यह विद्रोह तब तक आगे चलता रहा जब तक कि रानी का घोषणा पत्र नहीं आ जाता है। जब महारानी का घोषणा पत्र आता है कि इस विद्रोह में जितने लोग शामिल थे सबको आज़ाद, मतलब सबको माफ़ किया जाता है, सिर्फ उनको नहीं जो सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे, और दूसरा चीज़ जो देसी रियासतों की स्थिति थी उनको यथास्थिति बनाए रखने की इजाज़त दे दी जाती है। तब तक वह विद्रोह चलता रहता है और चूँकि अमर सिंह जो है वह अभी सशस्त्र विद्रोह में शामिल थे तो उनको माफ़ नहीं किया जाता है। बाद में फिर लड़ते हुए ही इनकी भी मृत्यु हो जाती है और बिहार से भी यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। बाद में विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन्हीं दोनों ने इस विद्रोह को बिहार में दमन कर दिया, इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे, ये कुछ महत्वपूर्ण जगह थे जहाँ की यह विद्रोह फैला, यह विद्रोह आगे बढ़ा। क्लियर है? हम लोगों ने इस विद्रोह के कारण को देख लिया, इस विद्रोह के स्वरूप को देख लिया और इस विद्रोह के प्रमुख स्थल को देख लिया, इस विद्रोह का विस्तार देख लिया। अब हम अगले क्लास में इसकी जो सफलता या असफलता है, इसका जो परिणाम है और इसके दूरगामी क्या परिणाम होते हैं, भारत की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसने किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, उन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।